हेलो एवरीवन, दिस इज मृदुल तिवारी और आज हम पढ़ने आ रहे हैं प्लांट किंगडम का माइंड मैप। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिंपल सा चैप्टर है और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस चैप्टर से नीट में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स इसके अच्छे से आपको रटना है। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो पिछले एनसीईआरटी में जो सिलेबस था उससे थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे एक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करके टॉपिक हुआ करता था, वो हटा दिया गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो वो टॉपिक हम नहीं पढ़ेंगे। ऐड की बात करें तो कुछ ऐड नहीं हुआ है, सिर्फ डिलीट ही किया गया है, वो भी एक टॉपिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो वो टॉपिक हम छोड़ देंगे, बाकी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक और चीज इसमें ऐड की है माइंड मैप में, वो है लाइफ साइकिल। हाँ, टेरिडोफाइट और जो ब्रायोफाइट होते हैं उनकी लाइफ साइकिल जो कि यहाँ पे मैंने लिखी है, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। बाकी माइंड मैप पहले जैसा ही है। तो बाकी पेजेस हटा देते हैं और पहला पेज हम पढ़ना शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहला पेज आपके सामने है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करते हैं और शुरुआत करते हैं प्लांट किंगडम की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कई सारे क्लासिफिकेशन करने के तरीके होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनको पढ़ना है। जैसे पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो सिस्टम होता है बहुत ही कम कैरेक्टर पे बेस्ड होता है, मतलब 2-3 कैरेक्टर या 1-2 कैरेक्टर ले लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है, मतलब बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है। किसको? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इसका मतलब क्या होता है? वेजिटेटिव कैरेक्टर मतलब जैसे एक पेड़ अगर ले लें तो पेड़ की जो पत्ती है, जो उसका रूट है, उसकी स्टेम है, ये वेजिटेटिव कैरेक्टर है उसके, है ना, जो उसका कलर है, ये सब चीजें। और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या है? जो प्लांट जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल करता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, ये उसके सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स जो होते हैं इनको इक्वल वेटेज यानी इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है यहाँ पे, जो कि गलत है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था, ये एक तरह का आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, दूसरा तरीका है क्लासिफिकेशन का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें हम कई चीजें कंसीडर करते हैं, मतलब कई क्राइटेरिया रहते हैं, कई चीजें लेते हैं, उनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फीचर्स को देखते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब फाइन डिटेल्स हम देखते हैं, एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं, उनके बेसिस पे करते हैं। ठीक है, एनाटॉमी यानी अंदर जो ऑर्गन्स हैं किसी पेड़ में या किसी एनिमल में, उसको हम देखते हैं, उसके बेसिस पे करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी मतलब कोई पेड़ है या एनिमल है, कुछ भी है, वो एम्ब्रियो के स्टेज में कैसा था, ये भी हम कंसीडर करते हैं। और फाइटोकेमिस्ट्री, देखो फाइटो टर्म मतलब प्लांट होता है। ठीक है, और केमिस्ट्री यहाँ केमिकल से रिलेटेड है। तो जनरली प्लांट के केसेस में हम उनके केमिकल्स, जो उनके द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले केमिकल्स है, उनको भी ध्यान में रखते हैं क्लासिफिकेशन करते समय। तो ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। देख रहे हो, कई सारे कैरेक्टर्स पे ये बेस्ड होता है। ठीक, एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था। ये जो क्लासिफिकेशन था एक तरह का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तीसरे पे आ जाते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ऐसा क्लासिफिकेशन जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड हो। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में मतलब जो एवोल्यूशन का क्रम है, उसमें पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया। ठीक है, तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है उसके क्रम को हम फॉलो करते हैं और उसमें उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर किया जाता है। साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? ये सेल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होता है। देखो, साइटो मतलब होता है सेल, टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन, है ना। तो सेल की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम का नंबर हो गया, उसका स्ट्रक्चर हो गया, इन चीजों के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। कीमो टैक्सोनॉमी, कीमो मतलब होता है मतलब केमिकल्स, और टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज करते हैं, जनरली ये प्लांट्स के लिए यूज की जाती है कीमो टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं उनके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। आखिरी यहाँ आ जाता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर का यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है, नंबर दे दिया जाता है एक हर एक कैरेक्टर को। जैसे स्टेम जो है उसको 1 नंबर दे दिया गया है ना, अलग अलग तरह की रूट्स हैं, उनको 2, 3, 4, 5 ऐसे करके नंबर्स दे दिए गए, है ना। और लीफ जो है, पत्तियां, उनको अलग अलग नंबर दे दिए गए। तो इस तरीके से हम हर एक चीज का एक नंबर रख देते हैं कंप्यूटर के यूज करके। ठीक है, अच्छा, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल ट्रेड, जितनी भी ट्रेड्स हम देख सकते हैं, जितने कैरेक्टर्स हम देख सकते हैं, सबको यूज करके यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है और हर कैरेक्टर को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आसानी से हो जाती है। ठीक है, नहीं तो हर ऑब्जर्वेबल ट्रेड को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन करना बहुत टफ होता है ना। अब बात आते हैं यहाँ एल्गी। तो देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम। टोटल 5 तरह के प्लांट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 तरह के पेड़ हम पढ़ेंगे। तो फिर से कहो, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। अभी हम एल्गी शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो एल्गी है भाई, हमने प्लांट पढ़ा है ना, तो सारे के सारे पेड़ ही हैं। ठीक है,
तो जो एल्गी है, हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन इज डन बाय एल्गी, मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन दुनिया में होता है उसका आधा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कौन करता है? एल्गी करता है। अब ये क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन? तो यहाँ समझो, जैसे कोई भी पेड़ जो होता है, प्लांट जो होता है, वो CO2 लेता है ना, एटमॉस्फेयर से, और उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या बना देता है? C2H6 नहीं, ग्लूकोज जिसे आप कहते हैं, है ना, C6H12O6 ग्लूकोज बना देता है। तो CO2 का यूज करके ग्लूकोज बना देना, है ना। यहाँ पे क्या किया गया? CO2 का फिक्सेशन, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देना। तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करते हैं, सारे प्लांट्स करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? एल्गी कर रहा है। तो जो दुनिया का सारा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसका 50% अकेले एल्गी करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना देता है, इसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कर देना। ठीक है। अब कुछ एल्गी इंपॉर्टेंट है, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सार्गेसम। ये ऐसे एल्गी हैं, 70 स्पीसीज हैं मैरीन एल्गी की, है ना। मैरीन मतलब समझते हो खारे पानी में, यानी समुद्र के पानी में पाए जाने वाली 70 ऐसी स्पीसीज हैं एल्गी की जो कि एडिबल हैं। और उसमें से ये 3 एग्जांपल आपको दे रखा है, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। ठीक है। आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मरीन एल्गी दैट आर एडिबल, यानी खाने योग्य है। ठीक है। हाइड्रोकोलाइड्स, अब एल्गी जो होते हैं वो कई सारे सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकोलाइड्स। जो हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होते हैं, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर को अपने अंदर रोक के रख सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे एल्जिन एक हाइड्रोकोलाइड है। एल्जिन प्रोड्यूस किया जाता है ब्राउन एल्गिन के द्वारा, एल्गी के द्वारा, और कैरागीन प्रोड्यूस किया जाता है रेड एल्गी के द्वारा। ठीक है। तो ये आपको हाइड्रोकोलाइड याद करना पड़ेगा। क्लोरेला एक एल्गी है जो कि फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जाता है स्पेस ट्रेवलर्स, यानी जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, उनके द्वारा एक फूड सप्लीमेंट के तौर पे क्लोरेला को यूज किया जाता है। एक और प्रोडक्ट है एल्गी के द्वारा मिलता है जिसे हम अगर या फिर अगर अगर कहते हैं। ये जो अगर है ये जेलेडियम और ग्लेसिलेरिया नाम के एल्गी से मिलता है। इसका क्या काम है? माइक्रोब को ग्रो करने के। तो इसके ऊपर अगर आप कोई माइक्रोब रख देते हैं, जैसे एक बैक्टीरिया रख देते हैं, तो वो इसको खा के ग्रो करने लगेगा, मल्टीप्लाई करने लगेगा, तो उस बैक्टीरिया की स्टडी हम कर सकते हैं। ठीक है। तो माइक्रोब्स को ग्रो कर सकते हैं और आइसक्रीम और जेलीज को बनाने में अगर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग तरह के गैमेट्स बना के होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जू स्पोर से होता है, ज्यादातर, है ना, मोस्टली जू स्पोर से होता है। ठीक है। अच्छा, सेक्सुअल स्पोर में मैंने बताया अलग अलग तरह के गैमेट होते हैं। तो जो गैमेट्स होते हैं उनको आपको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, है ना। तो जैसे एक तरह के गैमेट होते हैं आइसोगैमस गैमेट्स या फिर आइसोगैमेट्स जिसे हम कहते हैं। इनका जो शेप होता है और जो साइज होता है वो एक जैसा होता है। ठीक है। तो ये मेल गैमेट है, मान लेते हैं ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है। तो देखो दोनों दोनों बराबर हैं, है ना, साइज में भी, और दोनों गोल गोल हैं, तो शेप भी सेम है। दूसरा होता है एन आइसोगैमस। एन आइसोगैमस, अब एन आइसोगैमस गैमेट्स जो होते हैं उनमें शेप तो सेम होता है लेकिन साइज ज्यादा अलग होता है। तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, दोनों गोल हैं लेकिन एक छोटा एक बड़ा है। मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल। ठीक है। तीसरा होता है oogamous। oogamous गैमेट्स कैसे होते हैं? oogamous गैमेट्स में जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है, मतलब वो चल सकता है, जैसे स्पर्म जो हो गया। तो ये मेल गैमेट है। मेल गैमेट क्या होगा? छोटा होगा और मोटाइल होगा, चल सकता है। फीमेल गैमेट जो होती है वो बड़ी सी होती है और नॉन मोटाइल, ये फीमेल गैमेट है, मतलब चल नहीं सकती। तो ये फीमेल गैमेट है जो कि बड़ी होगी, नहीं चल सकती है, और जो मेल गैमेट होगा वो छोटा होगा, चल सकता है। इसको हम कहते हैं oogamous टाइप ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के गैमेट्स यहाँ पाए जाते हैं। अब जो आइसोगैमस टाइप के गैमेट होंगे वो देखे जाते हैं यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा में। एन आइसोगैमस में यूडोराइना में देखे जाते हैं, और oogamous गैमेट्स जो हैं वो वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में देखे जाते हैं। इसके एग्जांपल पे क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है नीट में। ठीक है, मतलब कई बार पूछा गया है, तो याद रखना। तो ये था पहला पेज, चलते हैं दूसरे पेज पे। अच्छा, अब हम एल्गी के टाइप्स पढ़ेंगे। एल्गी तो हमने पढ़ लिया। अब एल्गी की 3 क्लासेस हमें पढ़नी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जिसे आप ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी कहते हैं। ठीक है। ये 3 तरह के एल्गी हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारे पास क्लोरोफाइसी, जिसे ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इसके अंदर जो कलर ग्रीन कहाँ से आया? इसके अंदर पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और बी, इसी वजह से इसका कलर ग्रीन है। ठीक है। तो क्लोरोफिल ए और बी इसके अंदर पाए जाते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन एल्गी का, उसका अलग अलग शेप हो सकता है, जैसे डिस्क शेप हो सकता है, प्लेट की तरह, कप की तरह, रिबन की तरह, और स्पाइरल शेप का हो सकता है। ठीक है।
फूड जो बचता है, जैसे एक्स्ट्रा फूड जब इन्होंने बताया, जब जो फूड यूज़ किया इन्होंने यूज़ कर लिया, जो बचा हुआ फूड है उसको स्टोर कर लिया जाता है, किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। तो स्टोर्ड फूड इनके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। अच्छा, सेल वॉल जो होती है इनकी, इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है और आउटर लेयर उसकी पेक्टोज की बनी होती है। तो सेलुलोज और पेक्टोज से मिलकर सेल वॉल बनती है। क्लोरोफाइसी में पैरानॉइड्स भी पाए जाते हैं। पैरानॉइड्स बेसिकली स्टोरेज बॉडीज होती हैं, है ना, इनके अंदर भी चीजें स्टोर की जाती हैं। जैसे यहाँ पे जो पैरानॉइड एनसीईआरटी ने बताया उसमें कहा है कि प्रोटीन बिसाइड स्टार्च होता है, मतलब प्रोटीन और स्टार्च दो चीजें होती है पैरानॉइड में, ठीक है। अंदर साइड प्रोटीन होता है, उसके ऊपर स्टार्च की ऐसे कवरिंग टाइप की रहती है, ठीक है। तो ये होते हैं पैरानॉइड, ये भी स्टोरिंग के काम में आते हैं, मतलब स्टोरेज करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा और कारा, ठीक है, ये क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल। अब आते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए एंड सी, साथ में कैरोटीनॉइड पिगमेंट और फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट भी पाया जाता है। तो ये अलग अलग पिगमेंट्स हैं। अच्छा, अगर सिर्फ क्लोरोफिल ए होता तो ग्रीन कलर होता, लेकिन इसके साथ में क्लोरोफिल ए सी है, फिर कैरोटीनॉइड है, फिर फ्यूकोजैंथिन है, इसी वजह से ब्राउन कलर। इनका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से लेके अलग अलग शेड हो सकते हैं ब्राउन के, मतलब गाढ़ा ब्राउन, बहुत ही गाढ़ा ब्राउन, है ना, बहुत हल्का ब्राउन, इस टाइप के अलग अलग शेड हो सकते हैं ब्राउन, ठीक है, ओलिव ग्रीन से लेके वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन। फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? तो लेमिनेरिन और मैनिटॉल के फॉर्म में यहाँ पे फूड को स्टोर किया जाता है ब्राउन एल्गी में, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पे बनी होती है सेलुलोज और शीथ ऑफ एल्जिन, मतलब सेलुलोज होती है, उसके ऊपर एल्जिन की चादर चढ़ी होती है, ठीक है। तो सेल वॉल यहाँ पे सेलुलोज और एल्गिन के शीथ से बनी होती है। अब अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे जो गैमीट्स और जो स्पोर्स होते हैं, याद रखना फियोफाइसी, यानी ब्राउन एल्गी में जो गैमीट होता है या फिर ब्राउन एल्गी में जो जो स्पोर होता है, वो दोनों के दोनों पियर शेप्ड होते हैं और दोनों के पास टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजला पाए जाते हैं। तो दो फ्लैजला पाए जाएंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे? पियर के शेप के, यानी नाशपाती के शेप के होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, ठीक है, ये ब्राउन एल्गी थे। अब आते हैं रेड एल्गी पे। फ्यूफाइसी जिसे रेड एल्गी कहते हैं, इनके अंदर क्या पिगमेंट पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है, इसका नाम आर फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। अब ये जो आर फाइकोइरिथ्रिन है, इसी वजह से इनका कलर रेड होता है, तो यही पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है रेड कलर के लिए, ठीक है। फूड किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर किया जाता है। सिर्फ oogamous गैमेट्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो रोडोफाइसी में याद रखना सिर्फ oogamous टाइप के गैमेट्स होते हैं। एग्जाम्पल पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसिलेरिया, जेलिडियम, ये ठीक है। अब आते हैं ब्रायोफाइट पे। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, देखो हमने 5 तरह के प्लांट पढ़ने थे, है ना, एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो और एंजियो। एल्गी हम पढ़ चुके हैं, ब्रायो पे आ रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन कहा जाता है प्लांट किंगडम का, क्योंकि वाटर पे ये डिपेंड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक्चुअली में होता क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे मेल ब्रायोफाइट है और यहाँ पे फीमेल ब्रायोफाइट है, और यहाँ पे बीच में हमेशा वाटर रहना चाहिए। रहना क्यों चाहिए? क्योंकि जो मेल से गैमीट्स निकलते हैं, वो गैमीट्स ऐसे तैरते हुए फीमेल के पास तक पहुंचते हैं। तो इनको जो गैमीट्स होते हैं यहाँ पे ब्रायोफाइट्स में, उनको वाटर की जरूरत है फीमेल तक पहुंचने के लिए, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब मेल वाले गैमीट फीमेल तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से इनको एम्फीबियन कहा जाता है। एम्फीबियन मतलब होता है, आपको बताइए, एम्फीबियन जैसे फ्रॉग एक एम्फीबियन है ना, फ्रॉग। तो फ्रॉग दोनों जगह रह लेता है, लैंड पे भी और वाटर में भी, है ना, दोनों जगह रहता है। तो ऐसे ही इनको भी वाटर की जरूरत है, लैंड पे तो रहते ही हैं लेकिन वाटर की जरूरत है, इसी वजह से एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इनकी मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो गैमीटोफाइट होती है, मतलब ये गैमीट बनाएगी आगे चल के, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो सेक्सुअल साइकिल मैंने या लाइफ साइकिल रखी है ब्रायोफाइट की, वो अभी हम पढ़ेंगे, इसीलिए रखी है गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट समझाने के लिए, ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमीटोफाइट होती है, यानी गैमीट बनाती है। सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो मेल सेक्स ऑर्गन को, ब्रायोफाइट्स के जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको एंथ्रीडियम कहते हैं, फीमेल वाले को आर्चिगोनियम कहते हैं। और आर्चिगोनियम जो होता है यहाँ पे फ्लास्क शेप होता है, ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, और आपके बोर्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है। फ्लास्क शेप मतलब कुछ इस तरह का आर्चिगोनियम पाया जाता है, ठीक है। स्फैग्नम जिसे हम पीट मॉस कहते हैं, पीट मॉस जो होता है ये बेसिकली प्रोवाइड करता है पीट को, है ना। स्फैग्नम जो होता है ये पीट नाम का सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। पीट का क्या यूज है? ये फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है, मतलब ईंधन के तौर पे इसको जला सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा पैकिंग मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है, टू शिप लिविंग मटेरियल। जनरली जो मछलियां भेजी नहीं जाती हैं, मान लेते हैं पानी के रास्ते भेज दी जाती हैं, है ना, तो वो 10 दिन में 12 दिन में पहुंचती हैं किसी दूसरे देश में, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है, पीट के लिए पीट यूज किया जाता है उसको पैक करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट था ब्रायोफाइट्स में।
और अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ब्रायोफाइट्स के, है ना। ब्रायोफाइट्स दो तरह के यहाँ पढ़ने हमें, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। इसके पहले ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल, तो देखो लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की बहुत ही सिमिलर है, एक जैसी लाइफ साइकिल है। अंतर उनके टर्म में होता है, मतलब आप कह लो क्या नाम कहते हैं उसे, शब्दों में अंतर है बस, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट की, क्योंकि हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है, जो कि हैप्लॉइड होती है। अब ये गैमेटोफाइट नाम ही है, तो ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अच्छा, जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है ये दोनों के दोनों हैप्लॉइड होंगे, यानी गैमेटोफाइट से जो गैमेट बन रहा है यहाँ पे वो माइटोसिस से बन रहा होगा, है ना, माइटोसिस से, तभी तो ये हैप्लॉइड है। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है, तो यहाँ पे अगर n है क्रोमोसोम का नंबर, तो यहाँ पे भी n है। अब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट, और क्योंकि ये n और ये n दोनों मिलकर 2n बना लेते हैं, जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो होता है उससे बनता है स्पोरोफाइट स्टेज। तो अभी तक गैमेटोफाइट स्टेज में थे, अब हम आ रहे हैं स्पोरोफाइट स्टेज में, और स्पोरोफाइट स्टेज 2n, क्योंकि जाइगोट भी 2n था। तो जाइगोट के अंदर माइटोसिस होते होते बनता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो होती है इसके अंदर मियोसिस होता है। बेसिकली ब्रायोफाइट में जब आप स्पोरोफाइट अभी देखोगे तो स्पोरोफाइट में देखो यहाँ पे 3 पार्ट लिखा हुआ है, देखो ब्रायोफाइट का जो स्पोरोफाइट होता है उसमें 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल। जो कैप्सूल वाला है ना, इसी कैप्सूल के अंदर क्या होती है, इसी कैप्सूल के अंदर मियोसिस होती है, और उसी कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर, और फिर वो कैप्सूल फट जाता है, बेसिकली इस टाइप का कुछ रहता है, वो फट जाता है, और फट जाता है तो ये स्पोर जो होते हैं जाके पृथ्वी पे कह रहा हूँ है ना, सॉइल में, मिट्टी में गिरते हैं, जिससे दोबारा गैमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। अब ये गैमेटोफाइट फिर से गैमेट बनाएगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट में कैप्सूल वाला जो वो होता है, पार्ट होता है, उसमें होती है मियोसिस, जिससे स्पोर बन जाते हैं। स्पोर यहाँ पे हैप्लॉइड होते हैं, स्पोर से हमारा फिर से गैमेटोफाइट बन जाता है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है। ये लाइफ साइकिल चलती रहती है ब्रायोफाइट की। अब यहाँ पे देखो गैमेटोफाइट यहाँ पे हैप्लॉइड, ये दोनों हैप्लॉइड, है ना, ये हैप्लॉइड। डिप्लॉइड के नाम पे सिर्फ जाइगोट और स्पोरोफाइट होता है, तो हैप्लॉइड वाली स्टेज यहाँ पे ज्यादा चलती है, ठीक है। लेकिन ये हम तब पढ़ते थे जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ते थे, अब इसका कोई काम नहीं है ना। तो ये लाइफ साइकिल थी ब्रायोफाइट की, ठीक है। तो अच्छा, आपने ये भी देखा प्लांट में 2 स्टेज देखने को मिलती है ना, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के अंदर कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, मेन होती है, तो गैमेटोफाइट स्टेज। इसी वजह से तो हम पिछले पेज में ये कह रहे थे यहाँ पे कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, गैमेटोफाइट, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है उसके 3 भाग होते हैं, फूट, सीटा और कैप्सूल, है ना। अब ब्रायोफाइट 2 तरह के, लिवरवर्ट्स और मॉसेस। जो लिवरवर्ट्स होते हैं इनका थैलस जो होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। अच्छा, थैलस क्या होता है ये भी तो नहीं पता होगा आपको। नॉर्मल एक पेड़ अगर आप देखते हो, एक आम का पेड़ मान लेते हैं, देखते हैं, है ना, ऐसा आपको कुछ दिखता है, इसमें ऐसे पत्तियां लगी हुई होती हैं, तो हम करेक्टली बता सकते हैं कि ये स्टेम है, ये लीफ है, और यहाँ नीचे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, रूट है। हम लीफ, स्टेम और रूट को अलग अलग बता सकते हैं, लेकिन जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स होते हैं, एल्गी और ब्रायोफाइट्स, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थैलॉइड होता है, थैलॉइड बॉडी होती है इनकी। इसका मतलब क्या होता है, आपको ट्रू रूट, स्टेम या लीफ देखने को नहीं मिलेंगी, एब्सेंट होती हैं। मतलब आपको सही तरीके से ना रूट देखने को मिलेगी, ना स्टेम, ना लीफ। आपको एक पेड़ दिखेगा, आप उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि इसका कौन सा भाग लीफ है, कौन सा भाग स्टेम है, ठीक है। तो ये होता है थैलॉइड, इसी वजह से हमने कहा थैलस। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी मतलब ऐसे पिचका हुआ थैलस होता है, और क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट, मतलब ये जहां पे उगते हैं, मान लेते हैं इस पेज पे उगे हुए हैं, तो इस पेज के एकदम पास में इस तरीके से रहेंगे, है ना, उस पर अप्रेस्ड रहेंगे, उसी के जस्ट पास में रहेंगे, ठीक है। अच्छा, लिवरवर्ट्स में जेमा पाए जाते हैं। जेमा क्या है, ग्रीन कलर के मल्टीसेलुलर बड्स होते हैं, ये डेवलप होते हैं जेमा कप नाम के स्ट्रक्चर में, छोटे छोटे कप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसी में ये डेवलप होते हैं, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मार्केंसिया एक लिवरवर्ट है। अब आते हैं मॉसेस पे। मॉसेस में जो गैमेटोफाइट होता है उसकी 2 स्टेजेस होती हैं, है ना। जैसे देखो लिवरवर्ट्स में हमें ऐसे कुछ नहीं पढ़ा कि गैमेटोफाइट जो होता है उसकी क्या स्टेज होती है, क्योंकि यहाँ पे एक गैमेटोफाइट होगा, एक स्पोरोफाइट, बात खत्म। लेकिन मॉसेस में जो गैमेटोफाइट होगा वो 2 भागों में डिवाइड होता है, 2 स्टेजेस आती हैं उसकी। पहले जो गैमेटोफाइट बनता है उसको हम प्रोटोनिमा कहते हैं, है ना, पहले प्रोटोनिमा, फिर बनती है लीफी स्टेज। ये 2 स्टेज हैं किसकी, गैमेटोफाइट की।
तो प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज ये दो पार्ट होते हैं गैमेटोफाइट में। अब जो लीफी स्टेज है वो कहाँ से डेवलप हुई है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा, यानी जो प्रोटोनिमा था उसी से लीफी स्टेज डेवलप हुई। तो पहले प्रोटोनिमा बना, फिर लीफी स्टेज बनी, किससे? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से। ये जो लीफी स्टेज है इसी के अंदर 6 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, या फिर जो बडिंग होती है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो होता है उसके अंदर बडिंग होती है, उससे भी यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो जाता है। एग्जांपल में फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम, ये सारे के सारे मॉस हैं, और यहीं पे खत्म होता है ब्रायोफाइट। तो एल्गी और ब्रायोफाइट हमने पढ़ दिया, ठीक है। अब आते हैं टेरिडोफाइट पे, तीसरे पे। टेरिडोफाइट एग्जाम्पल यहाँ पे हॉर्सटेल और फंस नाम के पेड़ होते हैं, जो कि सब टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पर रहने वाले पेड़ हैं, जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिलता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। वेस्कुलर टिश्यू मतलब जाइलम फ्लोएम। तो अभी तक ना एल्गी में जाइलम था, फ्लोएम था, ना ब्रायोफाइट में जाइलम फ्लोएम था, ठीक है। टेरिडोफाइट में सबसे पहली बार हमने जाइलम और फ्लोएम को देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, जो मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइट की, वो स्पोरोफाइट होती है, यानी यहाँ पे स्पोर, जो स्पोरोफाइट वाली बॉडी है वो मेन होती है, ठीक है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, फिर से लाइफ साइकिल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। टेरिडोफाइट की मैंने कहा टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी से हम शुरू करेंगे। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पोरेंजिया, है ना। लीफ के ऊपर स्ट्रक्चर पाया जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया बेसिकली छोटे छोटे पाउच होते हैं जिनके अंदर स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया जो होता है, स्पोरोफाइट जो होता है, ये 2n स्टेज होती है हमेशा, है ना। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। स्पोरोफाइट जो होता है इसमें 2n स्टेज होती है। अच्छा, इसके अंदर होते हैं स्पोरेंजिया, वो भी 2n होते हैं, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब डिप्लॉइड होता है। स्पोरेंजिया में होती है मियोसिस, जिससे स्पोर बनते हैं, और ये मियोसिस क्योंकि हुई है तो 2n से n यानी आधा हो जाता है क्रोमोसोम, हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब स्पोर्स n है, स्पोर्स बनाएंगे गैमेटोफाइट, और क्योंकि स्पोर n है तो ये गैमेटोफाइट भी n होगा। माइटोसिस के थ्रू स्पोर से गैमेटोफाइट बनेगा। गैमेटोफाइट बनाएंगे मेल और फीमेल गैमेट, मेल गैमेट हैप्लॉइड होगा, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होगा। मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा जिससे जाइगोट बनेगा। ये भी मतलब ये डिप्लॉइड होगा क्योंकि n और n दोनों मिलकर डिप्लॉइड होगा। जाइगोट से बनेगा स्पोरोफाइट जो कि डिप्लॉइड होगा। अब देखो दोनों की लाइफ साइकिल कितनी सेम है। गैमेटोफाइट से गैमीट बने, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना। ये था गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट से गैमीट बने, गैमीट का फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से बना स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, स्पोर बनता है, स्पोर से फिर से गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है जिससे स्पोर्स बनते हैं, स्पोर से बनता है गैमेटोफाइट। लाइफ साइकिल दोनों की एक ही तरह की है ना, सेम है, लेकिन अंतर क्या होता है, यहाँ पे हम मेल गैमीट को, फीमेल गैमीट को नाम क्या देते हैं? एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, इस तरीके का नाम देते हैं। यहाँ पे हम एग कहने लगते हैं, है ना। तो अंतर क्या होता है? सिर्फ टर्म्स में अंतर होता है। लाइफ साइकिल जब दोनों की एक ही तरह होती है ना। कुछ और क्या डिफरेंस होता है? यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है उसी के ऊपर स्पोरोफाइट लगा रहता है ना। स्पोरोफाइट बहुत बड़ा सा होता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट एकदम छोटा सा होता है ना। तो नहीं, यहाँ पे गैमेटोफाइट एकदम छोटा सा होता है, ठीक है। यहाँ पे गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों बड़े बड़े होते हैं, यहाँ गैमेटोफाइट छोटा सा होता है टेरिडोफाइट में। ये सब अंतर होते हैं, बेसिक छोटे छोटे अंतर, लेकिन लाइफ साइकिल देखो मोटे मोटा थोड़ा सेम ही है ना। अब आते हैं यहाँ पे, हाँ, तो हमने कहा मेन प्लांट बॉडी इनका स्पोरोफाइट होती है, ठीक है। अच्छा, जो टेरिडोफाइट में लीफ पाई जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी और बड़ी दोनों तरह की लीफ होती हैं। जो छोटी लीफ होती है इनको माइक्रोफिल कहते हैं, जैसे स्लेजिनेला में देखने को मिलती है, और जो बड़ी लीफ होती है इनको मैक्रोफिल कहते हैं, जैसे फर्न में देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, स्पोरेंजिया आर ऑन स्पोरोफिल्स। कई सारी लीफ जो होती हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया होते हैं उन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। तो स्पोरोफिल बेसिकली आप समझ लो ऐसी पत्ती है जिसके ऊपर स्पोरेंजिया पाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये ऐसे कोन के फॉर्म में अरेंज हो जाती है ना। ऐसे मान लेते हैं ये एक स्पोरोफिल, ये ऐसे कोन के फॉर्म में अरेंज हो जाती हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो कोन बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में है स्लेजिनेला और इक्विसेटम में कोन देखने को मिलता है। तो जो स्पोरोफिल्स होती हैं ये एक पत्तियां हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, ठीक है। और स्पोरोफिल्स जो होती हैं वो कोन बना सकती हैं, है ना। अरेंज होते हैं, गोल गोल अरेंज होकर कोन बना लेती हैं, और स्लेजिनेला और इक्विसेटम में हमें कोन देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है टेरिडोफाइट में, है ना, देखो टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट होता है इसका नाम होता है प्रोथैलस, और ये फ्री लिविंग होता है, मतलब ये अलग से रह सकता है, ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं करता है, अलग रह सकता है,
ठीक है, और वेरी स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस, है ना। मैंने कहा था कि गैमेटोफाइट टेरिडोफाइट में क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बड़ा सा होता है। तो जो टेरिडोफाइट होते हैं इनमें गैमेटोफाइट बहुत छोटा सा होता है, या फिर इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब समझ लो क्या कहते हैं आप उसे, ना के बराबर, या फिर कह लो बहुत ही जैसे जैसे आप इग्नोर कर सको, है ना इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है, बात समझो, है ना। तो वेरी स्मॉल, जिसका आप कह लो टेक्निकल टर्म है इनकॉन्स्पिकुअस, ठीक है। तो ये गैमेटोफाइट है, और गैमेटोफाइट का नाम याद रखना, प्रोथैलस। प्रोथैलस जो है वो गैमेटोफाइट है, किसका, टेरिडोफाइट का। लेकिन प्रोटोनिमा जो है वो गैमेटोफाइट है, किसका, मोसेस का। समझ में आया, तो ये नाम कंफ्यूज ना होना, प्रोथैलस और प्रोटोनिमा ये पूछे आते हैं, ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरिडोफाइट में भी वाटर की जरूरत है मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। हालांकि इसको नहीं कहेंगे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, ब्रायोफाइट को ही कहेंगे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। वाटर की रिक्वायर्ड हालांकि दोनों में है, ब्रायोफाइट में भी वाटर जरूरी था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यहाँ पे भी वाटर जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमीट को ट्रांसफर करने के लिए। टाइप्स ऑफ स्पोर, अच्छा, टेरिडोफाइट में जो स्पोर्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या फिर होमोस्पोरस हो सकता है, मतलब सिर्फ एक ही तरह का। जो टेरिडोफाइट होते हैं बेसिकली वो होमोस्पोरस या फिर हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। होमोस्पोरस मतलब जो टेरिडोफाइट होगा वो सिर्फ एक ही तरह का स्पोर बनाएगा, सिर्फ एक तरह का, जितने स्पोर्स होंगे वो एक ही जैसे होंगे। हेट्रोस्पोरस मतलब जो टेरिडोफाइट होगा वो दो अलग अलग तरह के स्पोर बनाएगा। मैक्रो और माइक्रो, एक स्पोर छोटा होगा एक स्पोर बड़ा होगा। जैसे सेलेजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, कई बार पूछा गया, मतलब बहुत बार पूछा गया नीट में। सेलेजिनेला और साल्विनिया जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का एग्जांपल आपको नहीं पूछा जाएगा, है ना। अब टेरिडोफाइट में हमारे पास 4 क्लासेस हैं, यहाँ पे जो क्लासेस लिखी हैं इनका सिर्फ एग्जांपल आपको याद रखना है और कुछ नहीं। साइलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, नाम ही याद रहेगा, है ना, एकदम। साइलोप्सिडा साइलोटम सेम है, ठीक है। लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है लाइकोपोडियम और सेलेजिनेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इस फेनोप्सिडा का एग्जांपल है इक्विसेटम, और टेरोप्सिडा का एग्जांपल है डायोप्टेरिस, टेरिस और एडियंटम। तो इसको एग्जांपल याद करना बहुत आसान है ना। देखो पहला तो याद ही हो गया आपको, है ना। दूसरे में लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम याद हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी लाइको है, यहाँ पे भी लाइको है। सेलेजिनेला याद करना है आपको, ठीक है। टेरोप्सिडा में आपको डायोप्टेरिस याद हो गया, यहाँ टेरिस आ रहा है, यहाँ टेरिस आ रहा है, दोनों ये दोनों याद ही हो गए। एडियंटम याद करना है, ठीक है। इस फेनोप्सिडा में आपको इक्विसेटम याद करना है, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पेज। अब हम चलते हैं अपने आखिरी पेज पे। तो देखो टेरिडोफाइट हमने पढ़ दिया, है ना। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों हमने पढ़ दिया। अब बचा क्या, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म हम पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्म, जो टर्म होता है जिम्नो, इसका मतलब होता है नेकेड, और स्पर्मा मतलब होता है सीड। तो ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके अंदर सीड पाया जाता है, लेकिन वो नेकेड होता है। तो देखो अभी तक सीड कहीं नहीं था, ना एल्गी में सीड था, ना ब्रायोफाइट में था, ना टेरिडोफाइट में, जब स्पोर पाए जा रहे थे, है ना। सीड कहीं नहीं था, यहाँ पे पाया जाएगा सीड। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सीड पाया जाता है बस, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं इनके अंदर सीड बीज पाया जाएगा, लेकिन वो नेकेड होगा, क्योंकि देखो हमने कोई भी जब खाया है, जैसे फ्रूट खाया, जैसे हमने आम खाया, तो जब हम आम खाते हैं तो देखो अंदर जो होता है आम, पहली बात तो आम एक फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड होता है, और वो सीड भी कवर रहता है ना, उस सीड के ऊपर एक सीड कोट पाई जाती है बाकायदा, ठीक है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके सीड के ऊपर कोई कोट नहीं होती और ये नेकेड होते हैं, मतलब ऐसे सिंपल नंगे टाइप के रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं फिर हम। साइकस नाम का एक जिम्नोस्पर्म है, साइकस रूट्स हैविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइकस जो होता है इसके अंदर इसकी जो रूट्स होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ऐसे रूट्स को कोरेलॉइड रूट्स कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन जनरली कई बार पूछा गया है कि कोरेलॉइड रूट्स कहाँ पाई जाती हैं, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया जाता है साइकस, पाइनस, जिंको, कोनिफर, इस तरह के 4 एग्जांपल आपको देते हैं, ठीक है। तो याद रखना कोरेलॉइड रूट कहाँ पाई जाती है, साइकस। इजी है याद करना, कोरेलॉइड, सी से कोरेलॉइड, सी से साइकस, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं, जैसे फंजाई और पाइनस नाम का एक जिम्नोस्पर्म है, जिसकी रूट्स के साथ फंजाई का एसोसिएशन रहता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसे हम माइकोराइजा कहते हैं, जो कि आप ऑलरेडी पढ़े हैं। पहले हम क्या पढ़ते थे, माइकोराइजा इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो जब हम कहते थे रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, तो पाइनस की रूट की बात हो रही थी, ठीक है। सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं सारे के सारे हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब अलग अलग तरह के स्पोर प्रोड्यूस करेंगे।
कोनीफर्स एक स्पेशल टाइप के जिम्नोस्पर्म है। इनके अंदर नीडल लाइक लीफ होती है, मतलब सुई की तरह लीफ होती है, और संकेन स्टोमेटा होता है, मतलब जो स्टोमेटा होता है वो पत्ती के अंदर काफी ज्यादा धसा हुआ होता है, और थिक क्यूटिकल पाई जाती है पत्ती के ऊपर। अभी ये समझो एक्चुअली क्या होता है ना, जिम्नोस्पर्म्स का काम ही है, कोनीफर्स का काम ही ऐसा है कि उन्हें अपना स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है कि पानी बचा सके। इसी वजह से उनकी पत्ती जो होती है वो ऐसे एकदम पतली सी हो जाती है, इस तरह की पत्ती होती है, जिससे कि जितनी कम दूर में सनलाइट पड़ेगी उतना कम पानी का इवोपोरेशन होगा। अच्छा, क्योंकि पानी निकलता कहाँ है पत्तियों से, स्टोमेटा से, तो स्टोमेटा ऐसे सरफेस पे नहीं होते हैं, स्टोमेटा ऐसे धसे हुए होते हैं अंदर की ओर, है ना, बॉडी के पत्ती के अंदर की ओर धसे हुए होते हैं, संकेन स्टोमेटा। इसके अलावा क्यूटिकल नाम की एक लेयर पाई जाती है, जनरली हर एक पत्ती पे होती है, जैसे कोई भी एक पत्ती बना लो आप, तो इसमें एक छोटी सी पतली सी, बहुत पतली सी लेयर पाई जाती है क्यूटिकल नाम की, ठीक है। लेकिन इनके अंदर थिक क्यूटिकल होती है, मोटी सी क्यूटिकल पाई जाती है, ठीक है, वैक्सी लेयर होती है। ये क्यूटिकल जो होती है वो पानी के बाहर जाने से रोकती है, ठीक है। तो ये तरीका है कोनिफर्स का पानी बचाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोन पाए जाते हैं, जैसे कोन पाए जा रहे थे टेरिडोफाइट में, वैसे जिम्नोस्पर्म्स में भी कोन पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स जो हैं वो अरेंज हो जाती हैं स्पाइरल फॉर्म में, ऐसे अरेंज हो जाती हैं, और उनको कहते हैं कोन। अब जो मेल कोन होते हैं उनके अंदर माइक्रो स्पोरोफिल होता है, और जो फीमेल कोन होती है उनके अंदर मेगा स्पोरोफिल होता है। ये टर्म याद रखना, काफी बार आएगा कि मेल के लिए हम माइक्रो टर्म यूज करते हैं और फीमेल के लिए मेगा, ठीक है। जो गैमेटोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म का, ये फ्री लिविंग नहीं होता है ना, मतलब अलग नहीं रह सकता। गैमेटोफाइट जो है वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही रहेगा, अगर आप अलग कर दोगे तो वो मर जाएगा बेसिकली, है ना। और हाईली रिड्यूस्ड दिखता है एनसीईआरटी, हाईली रिड्यूस मतलब बहुत ही छोटा हो जाता है। आपने देखा था ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट बड़ा सा था, टेरिडोफाइट में छोटा हो गया, जिम्नोस्पर्म में बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है, गैमेटोफाइट। एंजियोस्पर्म में और छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे ना, गैमेटोफाइट का साइज छोटा होता चला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल में साइकस, पाइनस और जिंको है, जो कि आपको याद करना है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स। अब आते हैं एंजियोस्पर्म, ये है एंजियोस्पर्म। रीजन क्या है एंजियोस्पर्म में, इतना ही यहाँ पढ़ाया गया है। रीजन क्या है, क्लास 12th में चैप्टर 2 होता है, अब तो चैप्टर 1 हो गया नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे ये आपको एंजियोस्पर्म के ऊपर ही हर चीज है, पूरी चीज डिटेल में एंजियोस्पर्म्स के बारे में बताई गई, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में अभी हमें कुछ नहीं याद करना, सिर्फ एक चीज, क्या कि एंजियोस्पर्म जो होता है ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, इसी वजह से इनको फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। एक अकेला पेड़, 5 तरह के पेड़ हमने पढ़े हैं, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इसमें से एल्गी और ब्रायो में बहुत ही ज्यादा, मतलब आप समझ लो बहुत ही ज्यादा ये डेवलप नहीं है ना, एकदम ही डेवलप नहीं है। जैसे एल्गी और ब्रायो की बात करें तो इनके बॉडी जो होती है वो थैलोइड होती है, मतलब इनके अंदर ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाएगी, सही मायने में रूट स्टेम लीफ नहीं पाई जाएगी। एल्गी और ब्रायो में किसी तरह का जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाएगा। तो ये सब बहुत ही छोटे, बहुत ही क्या कहते हैं, कम डेवलप्ड है, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, एल्गी ब्रायो के बाद टेरिडो में हम जैसे आते हैं, टेरिडो में क्या पाया जाता है, वेस्कुलर टिश्यू पाए जाने, यानी जाइलम और फ्लोएम पाए जाने लगता है, ठीक है, और ट्रू रूट स्टेम लीफ देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आते हैं हम जिम्नोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म में देखो आपको सीड भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ना फ्रूट होता है ना फ्लावर होता है। एंजियोस्पर्म एक अकेला ऐसा है जिसके अंदर फ्लावर और फ्रूट देखने को मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। तो इसी वजह से चैप्टर 1 जो है क्लास 12 का, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो होता है वुल्फिया होता है, ये एक अकेली चीज इसमें याद करनी। एवरीथिंग इन दिस टॉपिक इज इन चैप्टर 1 ऑफ क्लास 12, वहीं से आपको पढ़ना है, यहाँ पे आपको कुछ खास दे नहीं रखा, ठीक है। ये टॉपिक हो गया है खत्म, ये हटा ही दिया गया, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टॉपिक हटा दिया गया है। हालांकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप अभी भी पढ़ते हैं, जब आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, आप देखो ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, है ना, स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनना, गैमेटोफाइट से स्पोरो, इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हालांकि ये टॉपिक हटा दिया गया तो इसको हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। तो यहीं पे हमारा माइंड मैप खत्म होता है। थोड़ा जूम आउट करते हैं जरा, है ना, ये 4th पेज था, ये था 3rd पेज, ये 2nd पेज था, और ये था 1st पेज। सो प्लांट किंगडम हमने आधे घंटे में खत्म कर लिया, काफी मतलब पेज हमने खत्म किया, इतनी जल्दी ये चैप्टर खत्म नहीं होता है। ओके,
तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना है ना, और कमेंट करना अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, ठीक है। तो देखो ये चीज़ मैं हर वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि कमेंट करना, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ बता दूंगा कमेंट में, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर का सेक्शन आप माना करो, कमेंट्स का सेक्शन, उस कमेंट्स में और कुछ खास है नहीं, है ना। उसमें आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, एक दूसरे से कर सकते हो, मुझसे कर सकते हो, ओके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।